नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार नेल्सन मंडेला सोवेतो के रंगभेद नीति का शिकार हुए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको दक्षिण अफ्रीका एक नए संविधान के रूप में दक्षिण अफ्रीका में एक नए संविधान का उदय किस प्रकार हुआ, इसके बारे में आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यान से सुनिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक पार्ट में आपको एक नए संविधान के बारे में अवगत कराता रहूँगा। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका था उसमें एक नए संविधान का उदय किस प्रकार हुआ। तो इसमें देखते हैं बच्चों कि एक नए संविधान की ओर। तो दक्षिण अफ्रीका में अंततः इस आंदोलन को सफलता मिली, यानी जो दक्षिण अफ्रीका था उसमें इस आंदोलन को सफलता मिली और 28 वर्षों तक कैद की सज़ा काटने के बाद, यानी जो दक्षिण अफ्रीका था उसमें 28 जो वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, उनको अंग्रेज़ों ने या श्वेत लोगों ने 28 वर्ष तक जेल में डाल दिया था। और वो 28 वर्षों तक कैद की सज़ा काटने के बाद जब नेल्सन मंडेला सन 1990 में रिहा हुए और रिहा होने के बाद वहाँ यानी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति समाप्त के कगार पर पहुंच गई थी। यानी कहने का तात्पर्य बच्चों कि दक्षिण अफ्रीका में अंततः इस आंदोलन को, जो रंगभेद नीति को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला द्वारा आंदोलन चलाया गया था, इस आंदोलन को सफलता मिली और 28 वर्षों तक कैद की सज़ा काटने के बाद नेल्सन मंडेला जब 1990 में रिहा हुए तो उस समय रंगभेद नीति समाप्त के कगार पर पहुंच गई थी। यानी दक्षिण अफ्रीका में उस समय जो रंगभेद नीति थी वह उस आंदोलन के कारण रंगभेद नीति की समाप्त के कगार पर पहुंच गई थी। एवं तत्कालीन जो वहाँ के श्वेत राष्ट्रपति थे डी क्लार्क, जिनका नाम था, यानी वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के जो तत्कालीन श्वेत राष्ट्रपति थे डी क्लार्क ने उदार और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। वहाँ के राष्ट्रपति डी क्लार्क ने श्वेत और अश्वेतों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने रंगभेद की नीति को समाप्त कर दिया, यानी उन्होंने जो रंगभेद की नीति उस समय दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त थी बच्चों, उस नीति को उन्होंने समाप्त कर दिया और श्वेतों और अश्वेतों के साथ, यानी उन्होंने श्वेतों और अश्वेत लोगों के साथ समझौते की नीति अपनाई। और फिर 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि में दक्षिण अफ्रीका में एक नया झंडा लहराया गया। यानी उस समझौते की नीति के बाद 26 अप्रैल, यानी कब दक्षिण अफ्रीका में एक नया झंडा लहराया गया? 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि में दक्षिण अफ्रीका का एक नया झंडा लहराया गया और नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। तो इस प्रकार बच्चों वहाँ पर पुराने संविधान का अंत हुआ और 26 अप्रैल 1994 को की मध्यरात्रि में वहाँ एक नया झंडा लहराया गया तथा नेल्सन मंडेला ने एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। फिर नोबेल पुरस्कार प्राप्त मंडेला ने कहा कि वे सभी नस्लों को आदर एवं सम्मान देंगे। यानी उन्होंने उस झंडे के नीचे शपथ ली कि वे सभी नस्लों का तात्पर्य है कि जो वहाँ के श्वेत वर्ण के लोग थे और अश्वेत वर्ण के लोग तथा जो मिश्रित वर्ण के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि सभी नस्लों को आदर एवं सम्मान देंगे तथा वे बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। यानी उनका कहना था नेल्सन मंडेला का कि उन्होंने जब नए पार्टी का गठन किया, नई सरकार का गठन किया, तो उन्होंने कहा कि वे श्वेत और अश्वेत तथा मिश्रित चमड़ी वाले सभी वर्णों का सम्मान करेंगे और किसी के प्रति बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। फिर 18 नवंबर 1993 को ही अश्वेतों को मतदान करने का अधिकार देने और अल्पसंख्यक श्वेत शासन को समाप्त करने के लिए अंतरिम संविधान की रचना की। यानी फिर उसके बाद 18 नवंबर 1993 को ही अश्वेत जिन्हें किसी भी सार्वजनिक, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बच्चों बताया कि इन्हें किसी प्रकार का सामाजिक जो अधिकार था वो प्राप्त नहीं था। ना तो ये मंदिर में जा सकते थे, ना किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले सकते थे, ना मतदान कर सकते, केवल ये अपनी जीविका अर्जित कर सकते थे वहाँ पर रहकर, बस। बाकी इन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था या किसी के बीच में बोल नहीं सकते थे, सबके बराबर बैठ नहीं सकते थे। तो 18 नवंबर 1993 को ही अश्वेतों को मतदान का अधिकार देने
यानी इनको अश्वेतों को मतदान का अधिकार दिया गया। और अल्पसंख्यक श्वेत शासन को समाप्त करने के लिए अंतरिम संविधान की रचना की गई, जिसके अंतर्गत 400 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा, 400 सदस्यों की एक राष्ट्रीय सभा एवं 90 सदस्यों वाली एक सीनेट की व्यवस्था की गई। ठीक, यानी जिसके अंतर्गत जब 18 नवंबर 1993 को अश्वेतों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया तथा अल्पसंख्यक श्वेत शासन को समाप्त करने के लिए अंतरिम संविधान की रचना की गई। इसके अंतर्गत 400 सदस्यों की राष्ट्रीय सभा बनाई गई और 90 सदस्यों की सीनेट की व्यवस्था की गई। संविधान को बनाने में 1 वर्ष, यानी जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान था बच्चों, उसको बनाने में 1 वर्ष 10 महीने 28 दिन लगे। इस ऐतिहासिक क्षण पर मंडेला ने कहा था, यानी जब ये संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान बनने में बच्चों कितना समय लगा था? 1 वर्ष 10 माह 28 दिन। और इस ऐतिहासिक क्षण पर मंडेला ने कहा था कि एक युग की समाप्ति और दूसरे नए युग के आगमन की दहलीज पर हैं। यानी हम एक जो पुराना युग था, जो अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरा हुआ युग था, उसकी समाप्ति, और दूसरा जो नया युग का आगमन हुआ है उसकी दहलीज पर हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार 27 अप्रैल 1994 को सभी दक्षिण अफ्रीकी, चाहे उनकी भाषा, धर्म और संस्कृति कुछ भी हो, उनका रंग या वर्ण जो भी हो, समान लोगों के रूप में मतदान करेंगे। और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहलाया। यानी 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीकी जो व्यक्ति थे वहाँ के, चाहे उनकी भाषा के आधार पर हो अलग हों, धर्म के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो, रूप रंग के आधार पर या जाति के आधार पर हो, सभी लोगों को समान रूप से मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान बना, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहलाया। तो बच्चों, एक नया संविधान दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार लागू किया गया या उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, ये मैंने बताया। अब आगे हम बताते हैं आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना क्या थी। यानी जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान लिखा गया था उसकी प्रस्तावना किस प्रकार लिखी गई थी। तो नेल्सन मंडेला के शब्दों में ये भी लिखा गया था। नेल्सन मंडेला ने लिखा था कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। यानी जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो इतिहास में, यानी जो पूर्व का बीत चुकी बातें हैं उनका, और जो भविष्य में आने वाली बातें हैं उनका, दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह पवित्र समझौता है, यानी एक तरफ तो यह पवित्र समझौता है कि हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे और देश के सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थ में साझा करने की घोषणा पत्र है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश हम सभी का है। यानी इसमें नेल्सन मंडेला ने कहा था बच्चों कि एक तरफ हम यह हमारा जो संविधान है यह बहुत पवित्र है, और एक तरफ हम यह वादा करते हैं, यानी उन्होंने कहा कि हम यह वादा करते हैं कि हम इस रंगभेदी सरकार और दमनकारी सरकार का अंत करने की इस गलती को दोहराने की अनुमति कभी नहीं देंगे, और इस देश में सभी लोगों को वास्तविक अर्थ में साझा करने की, यानी सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी आधार पर, मैंने बताया, चाहे जाति के आधार पर अलग हो, रंग के आधार पर हो अलग हो, वर्ण के आधार पर, किसी भी का आधार पर वो अलग हो, उनको एक में हम सम्मिलित करेंगे। और यहाँ के श्वेत और अश्वेत, स्त्री पुरुष, तो ये हमारा संविधान और हमारा देश जो है वो उन सभी लोगों का हो, चाहे वो जिस जाति से, वर्ण से या धर्म से संबंधित हों। उसके बाद में बच्चों, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, यानी इसमें देखिए बताया गया महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि हमें इस संविधान में या किसी देश में, आप कह सकते हैं किसी देश में संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक लिखित संविधान होना आवश्यक है। यानी प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उस देश में लिखित संविधान का होना आवश्यक है। संविधान के लिखित होने से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हेतु नियम और कानून निर्दिष्ट होते हैं। ठीक है, यानी संविधान के लिखित होने से विधायिका, यानी जो हमारी विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है,
उसके नियम एवं कानून उसमें लिखे होते हैं, जिनसे कोई भी सरकार सरलता से चलती रहती है, यानी जिससे किसी भी प्रकार की हो उन नियमों और कानूनों के आधार पर सरलता से चलती रहती है। यानी कह सकते हैं हमारा संविधान क्या है, तो संविधान एक लिखित नियम कानूनों की पुस्तक है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि यानी इसके विपरीत भी कुछ विद्वानों ने कहा था कि संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कुछ विद्वानों का मानना था कि इस देश में संविधान की या किसी भी देश में संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्वान यह तर्क देते हैं कि ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है, फिर भी उसकी गणना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में होती है। बच्चों, ये भी एक नया महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आता है कि ब्रिटेन का कोई संविधान अपना नहीं है, फिर भी उसकी संविधान की गणना जो होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में होती है, क्योंकि वहाँ के लोग जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का पालन करते हैं और सभी नियमों पर आधारित हैं, चलते हैं। परंतु यह गलत है। लेकिन यह कहना गलत है कि किसी जो कोई भी देश है वहाँ संविधान की आवश्यकता नहीं होती, यह कहना गलत है। संविधान का अर्थ संकुचित माना जाता है। यानी संविधान का संकुचित अर्थ क्या होता है कि संविधान सिर्फ लिखित नियमों का संग्रह है। संविधान सिर्फ कुछ लिखित नियमों का संग्रह है, जबकि संविधान का सही अर्थ है कि इसके अंतर्गत सभी रीति रिवाज, परंपराएं, अभिसमय, कानून, नियम एवं विनिमय आ जाते हैं, वे चाहे लिखित हों या अलिखित हों। यानी जो संविधान के अंतर्गत सभी प्रकार के रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, अभिसमय, कानून, नियम एवं विनिमय आ जाते हैं, चाहे वो लिखित रूप से हों या अलिखित रूप से हों, सभी संविधान के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके आगे इसके विषय में एक लेखक जेलिनक ने कहा था, यानी एक लेखक थे जेलिनक के अनुसार उन्होंने कहा था कि बिना संविधान के राज्य नहीं चल सकता, बिना संविधान के राज्य नहीं चल सकता, उस राज्य में अराजकता फैल जाएगी। यानी बिना संविधान के लिखित नियम कानूनों के राज्य नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ तानाशाही शासन हो जाएगा, सभी अपने अपने कार्य करते रहते हैं, जिससे उस राज्य में अराजकता फैल जाएगी। फिर आप देखते हैं बच्चों आगे, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। यानी भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो इसमें देखते हैं बच्चों, दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारतीय संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों में बना। यानी दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का जो संविधान था वह भी बहुत कठिन परिस्थितियों में बना। इस समय देश में धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका होती झेली। यानी इस समय देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली। करोड़ों लोग विस्थापित हो गए। विस्थापित होने का तात्पर्य करोड़ों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कहा गया था कि कुछ लोग जो चाहे वो पाकिस्तान की रियासत में शामिल हो सकते हैं और जो चाहे भारतीय रियासत। इसके अलावा कुछ लोग अपनी अलग रियासतें भी बना सकते हैं। तो वहाँ के सरकार के द्वारा यह, यानी जो श्वेत लोगों की सरकार थी उनके द्वारा यह छूट दी गई थी, तो जिससे करोड़ों लोग विस्थापित हो गए। उनके रोजगार, कारोबार, धन संपत्ति मिट्टी में मिल गई। यानी उनका जो रोजगार था, कारोबार था, धन था और उनकी जो संपत्ति थी वह मिट्टी में मिल गई। लोग कम स्तरों में ही अपनी ज़रूरत का सामान ले जा सके। यानी लोग कम स्तरों में ही अपनी ज़रूरत का सामान ले जा सके। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ लगभग 10 लाख लोग मारे गए। यानी इस जो विभाजन करवाया गया था कि चाहे कुछ लोग पाकिस्तान में अपनी रियासत मिला सकते हैं और कुछ लोग भारत में मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्वतंत्र अपनी रियासत रखना चाहे स्वतंत्र रूप से भी अपनी रियासत बना सकते हैं। तो इस विभाजन से जुड़ी हिंसा की सीमा में दोनों तरफ, यानी देश के दोनों तरफ, चाहे पाकिस्तान हो या भारत, दोनों ओर लगभग 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। इसके अलावा एक बड़ी समस्या यह थी कि अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे अपनी इच्छानुसार, जो कि मैंने अभी बताया। इसके अलावा एक बड़ी समस्या यह थी कि अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को, यानी जो वहाँ के देसी रियासतों के जो छोटे छोटे राजा थे उनके शासकों को यह आज़ादी दे दी थी, छूट दे दी थी कि वे अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में अपनी रियासत का विलय कर सकते हैं या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल एवं अनिश्चय भरा था। यानी इन रियासतों का जो विलय था वो मुश्किल था और अनिश्चय भरा था। सरदार पटेल ने रियासतों का एकीकरण कर देश को एक सूत्र में पिरोया। यानी इसके बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इन रियासतों का एकीकरण किया और देश को एक सूत्र में, यानी संपूर्ण रियासतों को एक सूत्र में बांधकर
उनको एक माले के रूप में पिरोया। संविधान सभा में 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने वाले तय हुए। यानी जो संविधान सभा थी उसमें 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने तय हुए थे। तो बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ इसके बारे में मैंने आज बताया, और इसके आगे के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम अपने अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में बताएंगे। इसके लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर करते रहें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।